बच्चों आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। डायरेक्ट रेशियो, इन्वर्स रेशियो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और सवाल करेंगे। जो सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस टाइप के सवालों को हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और इस चैप्टर में कहीं पर दिक्कत ना जाए, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल परीक्षा में। एक्सीलेंस के लिए भी यही सिलेबस है, तो एक्सीलेंस के भी एग्ज़ाम में आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो सब कुछ के लिए देख लीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन को समझते हैं कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई नंबर रेशियो में दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर हो सकते हैं वो रेशियो में हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई 2 का लेके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ए है और एक बी है। इनके बीच में अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो का साइन जो होता है वो क्या होता है, 2 ठो बिंदी ऐसे लगा देते हैं, तो ये रेशियो होता है। रेशियो का सीधा अर्थ ऐसा समझ लीजिए कि हिस्सेदारी, है ना, किसको कितना हिस्सा मिला, इस तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 500 रुपये है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। 500 रुपये है, इस 500 रुपये में से ए को भी देना है और बी को भी देना है, 2 लोगों को देना है। इस 500 रुपये में 2 लोगों को बांटना है। अब ऐसा समझ लिए कि हमको ए को 2 हिस्सा देना है। इस 500 का 2 हिस्सा जितना भी होगा 2 हिस्सा देना है, और बी को हमको 3 हिस्सा देना है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पर पहले इस 500 का कितना हिस्सा बनाएंगे, कितना पार्ट बनाएंगे, 2 और 3 5। पहले इस 500 का 5 पार्ट बनाएंगे, फिर 2 हिस्सा हम लोग दे देंगे ए को और 3 हिस्सा दे देंगे बी को। तो जो ये हिस्सेदारी होती है, जिस हिस्से में बंटती है कोई भी चीज़, वो हमारा रेशियो कहलाता है। समझ में आ गया, यानी अनुपात कहलाता है। अब ऐसे अगर हम इस 500 को बांटना चाहें तो भाई देखिए, टोटल अपने पास अगर ए को देखें तो ए को कितना मिलेगा पैसा। ए की हिस्सेदारी कितनी है, 2 यूनिट की, 2 की हिस्सेदारी है। टोटल कितने हिस्से में से, टोटल आपका नीचे होता है, यानी 2 और 3 5 हिस्से में से 2 हिस्सा ए को मिल रहा है। अब ये किसका, तो किसका, 500 का, है ना। इसी 500 को तो हम लोग बांट रहे हैं, तो ये 500, इसको अगर हम लोग काटें तो 5 से ये कितने बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। यानी कि जो ए की हिस्सेदारी है, ए को कितने मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 200 रुपये मिलेगा। रुपए में अगर देखें तो 200 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से अगर बी की हिस्सेदारी निकालना चाहें तो बी को कितना मिल जाएगा भाई। टोटल तो 5 हिस्सा होगा, टोटल का टोटल, है ना, 2 और 3 5। उस 5 हिस्से में से बी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 3 हिस्सा मिल रहा है, और किस में से, इस 500 रुपये में से। तो यहाँ पर 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 300 रुपये आ जाएगा। यानी कि बी को कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात कि हिस्सेदारी यानी रेशियो होता क्या है। इतना ताम झाड़ाम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पर समझ लीजिए। रेशियो का सीधा सीधा अर्थ हम बता दिए, हिस्सेदारी होता है। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया कि ए रेशियो बी, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए अपॉन बी में भी। यानी अगर हम कहें कि 3:5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, 3/5 के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, ठीक है। तो रेशियो का तो फंडा समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रपोर्शन भाई क्या होता है। तो प्रपोर्शन बच्चों 2 रेशियो के बीच में बनता है ना। जब भी 2 रेशियो के बीच में डबल बिंदी लगा देंगे तो वहाँ पर प्रपोर्शन बन जाता है। कैसे, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रेशियो हमारा ए और बी का है और एक रेशियो सी और डी का है ना। इनके बीच में अगर ऐसा साइन लगा होगा तो ये आपका कहलाएगा प्रपोर्शन। ये जो 4 बिंदी लगा हुआ है इसको कहते हैं प्रपोर्शन, यानी समानुपात। 2 बिंदी वाला अनुपात होता है और ये 4 बिंदी जो है ये समानुपात होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रेशियो ए और बी के बीच में है, जो अनुपात ए और बी का है, वही अनुपात सी और डी का है, तब वो दोनों समानुपात में होते हैं, है ना। 2 का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर हो तो ये आपका समानुपात कहला जाता है। समझ में आ गई बात। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ए रेशियो बी को कैसे लिखेंगे हम लोग, ए अपॉन बी लिखेंगे, और इधर सी रेशियो डी को कैसे लिखेंगे, सी अपॉन डी लिखेंगे, है ना। और बीच में जो समानुपात का साइन लगा है इसके बदले हम लोग लगा देते हैं बराबर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी
तिर्यक गुणा करेंगे तो d आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू डी हो जाएगा, और इक्वल टू b उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b इंटू सी हो जाएगा। तो अपने को मिला क्या यहाँ पर, a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। यानी सीधा सीधा अगर हम कहें कि जब हमको प्रपोर्शन दिया है तो हम ऐसा ना करें कि बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दें। देख लीजिए बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई हुआ है, यानी a और d का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर बराबर लगा के अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर दें। तो डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, इतना ये स्टेप आप लोग गायब कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल को करते हैं। ऐसा ही सवाल है जैसा हमने यहाँ पर बताया है। कैसे है देखिएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इसको लगा कर भी कर सकते हैं। आपको दिया क्या गया है कि x रेशियो 75, फिर प्रोपोर्शन है, फिर 15 रेशियो 45 है ना, इस तरीके से दिया गया है। अच्छा इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये होगा x/75, समानुपात के बदले बराबर लगेगा, और ये हो जाएगा 15/45। काट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं काट सकते हैं तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट सकते हैं यहाँ पर 15 एकम 15, 15 तियाँ 45 हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को अगर यहीं, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x को अगर यहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 75 एकम 75 और बटे में ये 3 रहने दीजिए। इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 75 होता है कि नहीं, यानी ऊपर आ जाएगा आपका 25। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी देख लीजिए, है ना। हमने क्या बताया, जब इस तरह से प्रपोर्शन दिया हो आपको तो क्या करना है, सीधे सीधे देखिए, आपको सीधे यहाँ पर बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, तो बाहर बाहर क्या है, x है और लास्ट में 45 है, यानी x इंटू 45 हो गया। ये किसके इक्वल होगा, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी कि 75 और 15 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 गुणे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 गुणा 15, और ये 45 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 3 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25 एकम कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, जो तरीका आसान लगे वो तरीका आप लोग लगा सकते हैं। आई होप कि ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर भी लेंगे और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर ये रहा एक बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोला है, यदि a और b का जो रेशियो है वो 3 और 4 के बराबर है तथा b और c का रेशियो 5 और 6 रेशियो है, तो a और c का रेशियो बताना है। अब यहाँ पर इस टाइप का जब सवाल दे देता है तो बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 2 ठो रेशियो दे के यहाँ पर 1 ठो सिंगल रेशियो पूछा गया है। कैसे करेंगे सुन लीजिए। यहाँ पर है क्या कि a और b का तो रेशियो दिया गया है, a रेशियो b इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, 3 रेशियो 4 दिया गया है। साथ में ये भी बोला गया है कि भाई b और c का रेशियो कितना है आपको, 5 और 6 दिया गया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको पूछ लिया गया है। एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर 3 ही नंबर हैं। कौन कौन सा, a है, b है और c है। अब ये जो बीच वाला b है वो दोनों में कॉमन है, और कॉमन कैसे है, इस तरीके से। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, है ना, a रेशियो b, b रेशियो c, इस टाइप से दिया गया है। यानी कॉमन ये तिरछे में कॉमन है। तो जब तिरछे में दोनों इक्वल हो जाए तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले a b c तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। तीनों का अगर हम एक साथ रेशियो निकालने चलें तो कितना होगा, ध्यान यहाँ पर तरीका सीख लीजिए। तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। जब यहाँ पर b यानी बीच वाला आपका कॉमन हो दोनों में, तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालने के लिए यानी a रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर रेशियो लगा देंगे। अब वैल्यू निकालनी है b की, यानी b रेशियो निकालना है। तो b ऐसे कॉमन है ना, तो इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और 4 का। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20। फिर रेशियो लगाएंगे। फिर यहाँ पर अब आपको c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 और 6 मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन होता है तो आप लोग काट दीजिए, नहीं कॉमन है तो मत काटिए, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, आपको मिल गया ना, पता चल गया। a की वैल्यू 15
मतलब ए का रेशियो 15, बी का रेशियो 20 और सी का रेशियो यहाँ पर 24 है। पूछा क्या था आपको, ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो। तो ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का मतलब कितना 15 और सी का मतलब कितना, सी का मतलब यहाँ पर 24 है। अब ये दोनों अगर आपस में कट जाते हैं तो इनको काट दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों किसी एक नंबर से कट सकते हैं, तो काट दीजिए। देखिए दोनों जो हैं 3 से कट जाएंगे। कैसे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। दोनों 3 से कट गए तो 5 और 8 का रेशियो आ गया, यानी ए और सी का जो रेशियो होगा वो 5 और 8 का होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहा आपके प्रश्न का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 रेशियो दे दे और बीच में एक चीज़ कॉमन हो तो तीनों का रेशियो निकाल के हम लोग जो पूछा होगा उसका हम लोग निकाल देते हैं। यहीं पे अगर आपको ऐसे बोल देता कि ए का स्क्वायर रेशियो सी का स्क्वायर, है ना, या फिर ए का ऐसे बोल देता आपको अगर कि ए का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं, ए का स्क्वायर रेशियो सी का स्क्वायर कितना हो जाता, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है 15 है, तो इसका स्क्वायर करते, फिर रेशियो सी का स्क्वायर यानी 24, तो 24 का स्क्वायर करते। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग देख लेते कि कितना आने वाला है। समझ में बात आ गई। ये फिलहाल कितना आ जाएगा, 25 और 64 का आ जाएगा, है ना, सॉल्व करेंगे तो। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए और भी बहुत तरीके से अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, पहले तो हम लोग 3 नंबर लेते हैं और उन 3 नंबर में से हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर है, ए है, या फिर एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं, है ना। चलिए एक्स वाई और जेड, ये 3 नंबर ले लिए। अब ये 3 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है यानी कि समानुपात में है, तो इन 3 नंबर से हम लोग समानुपात बनाएंगे कैसे, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन 3 नंबर से हम लोग समानुपात ऐसे बनाते हैं। x, पहले तो x और y का रेशियो ले लेंगे, x और y का अनुपात बन जाएगा, फिर y और z का अनुपात बन जाएगा, y और z का अनुपात बन जाएगा, और बीच में हमारा लग जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। तो इस तरीके से, यानी ये जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला हमारा दोनों के लिए काम करता है, ये दोनों के साथ रेशियो बना लेता है। तो जब 3 नंबर दिया हो तो इस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन का यहाँ पर वो कर देंगे हम लोग, है ना, डिवीज़न। अब अगर 4 नंबर दिया हो तो कैसे करेंगे, 4 नंबर में तो बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमको 4 नंबर दिए हैं, ए बी सी और डी दिया गया है, तो ए बी सी डी को कैसे रेशियो प्रोपोर्शन में लिखेंगे, यहाँ पर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, 4 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में लगा देंगे हम लोग प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो फर्स्ट वाला है, अगर 3 नंबर दिया जाए तो जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात। ठीक है, इसको क्या, पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपात। इस सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इस सेकंड वाले को, और लास्ट वाले को क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है तो इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब 3 नंबर दिया होगा तो फर्स्ट, मीन यानी माध्य और थर्ड, इस तरीके से हम लोग इनको कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम अनुपात, ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रोपोर्शन यानी द्वितीय अनुपात, और ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात। तो 4 नंबर दिया रहेगा तो इस तरीके से हम लोग इनका नाम करेंगे, और 3 नंबर दिया रहेगा तो पहले वाले को फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम अनुपात, दूसरे वाले को यानी बीच वाले को मीन प्रोपोर्शन, और तीसरे वाले को तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे, है ना। इससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। क्या दिया है आपके पास, 9, 12 और पूछ रहा है यहाँ पर कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात
दो ही नंबर दिया है, तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात किसको कहते हैं? तीसरे नंबर वाले को। तो तीसरे नंबर पे हम लोग कुछ मान लेंगे। जैसे आपको मध्यानुपाती बोलता तो हम बीच में कुछ मानते, प्रथम अनुपातिक बोलता तो शुरू में कुछ मानते, यानी पहले वाले को। ठीक है, तो 9 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है, यानी तीसरे नंबर का जो अनुपात है वो x है, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब इनसे आप रेशियो प्रोपोर्शन बना लीजिए, है ना। जो बोले उसी को x मान लीजिए। मध्यानुपाती बोले तो बीच में x मानना है, प्रथम अनुपाती बोले तो शुरू में x मानना है, तृतीय अनुपाती बोल दिया तो तीसरे नंबर पे x मान लीजिए, है ना। इस तरीके से करना है। अब इससे आपको रेशियो बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 9:12, क्योंकि बीच वाला तो दोनों के साथ रहता है, तो यहाँ पे लगेगा समानुपात, फिर 12:x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है आपको पता ही है। अंदर अंदर वालों को गुणा, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई। तो पहले बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9 × x, 9 × x बाहर बाहर वालों का, अंदर अंदर वालों का, यानी कि 12 × 12, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, x की वैल्यू हो जाएगी 12 × 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 9 नीचे चला जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, काट देंगे हम लोग, 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 से इसको काटेंगे 3 × 4 = 12। 3 से ये आपका 4 बार में कट जाएगी, यानी 4 चौक कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 16 हो गई। तो तृतीय अनुपात आपका कितना हो गया बच्चों? 16 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आपको 3 रेशियो दिए गए हों तो जो मीन प्रपोर्शन होता है, मीन प्रपोर्शन का मतलब जो बीच वाला है, यानी y, तो y का वैल्यू अगर हम इसमें से देखें तो अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो y × y, y² हो जाएगा इक्वल टू बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई नहीं, x × z का मल्टीप्लाई, तो ये x × z हो गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि x × z हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आपको मध्यानुपाती निकालने के लिए बोले, यानी कि मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए बोले, जैसे यहाँ पर एक सवाल करवाते हैं हम आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों, आपको बोला गया कि 4 और 9 का मध्यानुपाती निकालिए। तो एक तो है बेसिक तरीका, है ना। यहाँ पर चलिए सवाल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन ये बोला है कि मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 9, ये आपका सवाल है। तो मीन प्रपोर्शन मतलब हिंदी में मध्यानुपाती कहते हैं इसको, है ना, मध्यानुपाती। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें मध्यानुपाती निकालना है किसका? 4 और 9 का। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9। पहले बेसिक तरीका बताते हैं, फिर इसका इस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकालना बताएंगे। ठीक है, 4 और 9 ये 2 नंबर हैं, इनका मध्यानुपाती कहाँ पे होगा? मध्यानुपाती जो बीच में होता है वो होता है। तो बीच में हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? 4 और x का बनेगा, फिर इसके बाद x और 9 का बनेगा। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बीच वाला 2 बार हो जाता है। इसको करेंगे तो अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, यानी x × x² हो जाएगा। 4 और 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? √36, यानी कि ये आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होता किसके लिए? मध्यानुपाती निकालने के लिए, मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो क्या बताए हैं हम मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए? y = यानी जो बीच वाला है, √ बाहर बाहर वालों का, यानी कि किनारे किनारे वालों को मल्टीप्लाई, है ना, x और z। तो x क्या है हमारा यहाँ पर? 4 है, और z हमारा क्या है? 9 है। तो 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रखेंगे मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 आपका, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल ये बेसिक तरीका तो हम आपको बता ही दिए हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे बेसिक तरीका लगाइए, उसी से आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, इस सवाल को बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है और आपको पूछा जा रहा है मध्यानुपाती बताइए, मीन प्रपोर्शन बताइए। क्या होता है मीन प्रपोर्शन? मीन प्रपोर्शन का सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। मीन प्रपोर्शन यानी बीच वाला वैल्यू y = क्या हो जाता है? √
दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। दोनों नंबर कौन कौन से? जो अगल बगल दिए होंगे, अगल बगल यही दो नंबर दिए होंगे ना। कौन कौन सा? एक तो है 2 + √3, एक है 2 + √3 और दूसरा क्या है 8 - √48 है ना, √48। अब चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। मल्टीप्लाई करना है आपको अंदर अंदर, है ना। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, करिए। 2 का मल्टीप्लाई 8 से, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे ये मल्टीप्लाई करना। 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। यहाँ पे लगा है माइनस तो लगा देंगे माइनस। फिर आपका 2 का मल्टीप्लाई √48 से होगा तो 2√48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2√48। फिर यहाँ पर देखिए प्लस, है ना, प्लस ये प्लस √3 का। अब इस √3 का इन दोनों के साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो चूंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8√3। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी √3 का मल्टीप्लाई √48 से करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई यानी √3 × √48। इतना हो जाएगा कि नहीं? सभी लोग बताइए, सभी को समझ में आ गया इतना, है ना। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे है ये कि ये तो हो गया 16 माइनस ये हो गया 2, और इस √48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब यहीं पे फंसना है आपको, है ना। √48 को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 3 लिख सकते हैं। 48 को 16 × 3 लिख दिए। 16 का तो वर्गमूल होता है ना, 16 तो बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, अंदर बचा आपका 3, यानी 48 को लिखा जा सकता है 4√3 के बराबर। ठीक है, तो ये 48 हो गया किसके बराबर? 4√3 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये हो गया 8√3 माइनस। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4√3। ऐसे ही ना लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये तो 16 का 16 ही रहेगा। अब इसको देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 4 दूना 8 है, 8√3, ये कितना हुआ? 8√3 हुआ, माइनस 8√3 और ये प्लस 8√3 है, तो आपस में कट नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भाई प्लस में जितना है उतना ही माइनस में है, तो आपस में कट जाता है। भाई +8 और -8 कितना हो जाएगा? जीरो ना हो जाएगा। तो +8√3 और -8√3 कट गया आपका, बचा क्या? यहाँ पर -4 है, तो पहले 4 को लिखिए। अब आते हैं यहाँ पर, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो जो रूट में होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना होगा? रूट का 9 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और √9 का मान कितना होता है? 3। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये है 16 आपका, और 4 तियाँ ये हो जाएगा आपका 12, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, और √4 की वैल्यू हो जाती है 2 बच्चों। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसका मध्यानुपाती जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें रूट वगैरह लगा हुआ था और लंबा था, इसीलिए लंबा हो गया था। 2 आएगा फिलहाल इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको यहीं पर रोकते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के सवालों को करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपके नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो या एक्सीलेंस स्कूल हो, उत्कृष्ट विद्यालय, सब के लिए काम करेगा ये क्लास आपका, है ना। तो देखते रहिए, आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में करते रहिएगा, और साथ में इसको भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस देखा जाए अगर तो बोर्ड एग्ज़ाम और इसका सिलेबस सेम ही रहता है, बस इसमें थोड़ी ट्रिक वाली चीज़ें सीखनी होती हैं ताकि आप सवालों को जल्दी कर पाएँ, क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, तो जल्दी करने का होता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हम लोग सीखते हुए चलते हैं इन सब में, है ना। बाकी फ़िलहाल तो सिलेबस उतना ही है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।